हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ और हम पढ़ रहे हैं बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जहाँ पर कल हमने पढ़ा था बेटा, कल हम लोगों ने कवर कर लिया था बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। डायग्रामेटिकली मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, कंसेप्ट मैंने क्लियर कर लिया था। आज हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है लाइन बाय लाइन। ओके, तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले पिछला वाला लेक्चर देखे ताकि ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। ठीक है, अब हम बिना देर किए बेटा स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ब्रीदिंग का मैंने बताया था, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, सिंपल। बट ये जो सिंपल प्रोसेस हमें लगता है कि बहुत ही इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जनरली बेटा गैसेस जहाँ पर भी वर्ड आ जाए, ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जहाँ पर भी वर्ड गैसेस आ जाए मतलब इट इज रिलेटेड टू प्रेशर। वहां पर प्रेशर का खेल है जहां पर भी गैसेस आ जाए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग के अंदर बेटा दो स्टेजेस होती है। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जहां पर हम बाहर से जो हवा है वो अंदर लेते हैं, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है वो अंदर लेते हैं, उसको कहते हैं इंस्पिरेशन। एंड एक्सपिरेशन, जहां से जो हमारे लंग्स के एल्वियोली, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर था लंग्स के, वहां पर जो एयर है उसको हम बाहर छोड़ते हैं। एल्वियोली एयर को, जो हम एल्वियोलर एयर को बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सपिरेशन कहते हैं। ओके, the movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient, जो कि मैंने आपको बताया कि जहां पर भी गैस वर्ड आ जाए यानी प्रेशर का खेल है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर की मात्रा में डिफरेंस, प्रेशर की कंसंट्रेशन में डिफरेंस। ठीक है, कहीं प्रेशर ज्यादा है कहीं प्रेशर कम है, तो हमेशा कैसे मूव होगा, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस मूव करेंगी। ठीक है, तो जो लंग के अंदर एयर आ रही है या लंग से बाहर जा रही है वो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पर। किस किस के बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच का प्रेशर हम देखेंगे। कहाँ प्रेशर ज्यादा है तो वहां से एयर अंदर आ जाएगी। ठीक है, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, बेटा लंग्स के अंदर वाले प्रेशर को, इंट्रा का मतलब होता है विद इन और पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स का प्रेशर। तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना, इसका मतलब ऑक्सीजन अंदर आएगी। आपके अंदर कब आएगी, गैसेस कैसे मूव करती है, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ, यानी लंग्स में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी तो गैस अंदर आएगी ना बेटा। ठीक है, तो इंस्पिरेशन क्या होता है, समझ में आया बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए, जो लंग्स में प्रेशर है वो कम होना चाहिए, तभी तो गैस बाहर से अंदर की साइड आएगी। सो इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जिसे हमने बोला इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लंग्स के अंदर जो प्रेशर है बाहर वाले प्रेशर से कम है, तो जो बाहर ज्यादा है वो भीड़ भड़क्के में नहीं रहना चाहेगा। अंदर लंग्स में खाली जगह गैस को मिली तो वो भीड़ वाली जगह से खाली वाली जगह पे आ जाएगी। अंडरस्टैंड, इसका मतलब है देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है उसको पॉजिटिव बोल दिया, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है तो उसको नेगेटिव बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि लंग्स में नेगेटिव प्रेशर है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब एक्सपिरेशन कैसे होगा बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अपने आप लिख दोगे। ठीक है, एक्सपिरेशन हवा को बाहर जाना है, इसका मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, तभी तो अंदर से बाहर जाएगी हवा, तो यानी लंग्स में प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक में प्रेशर कम है। सो एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो समझ में आया बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का। अब इसके अंदर बेटा मैंने कल आपको पूरा क्लियर बताया था कि कौन कौन सी मसल्स हैं जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प करती है। क्या कौन सी मसल हेल्प करती है बेटा, इंटरकोस्टल मसल्स, वेरी करेक्ट। और डायाफ्राम, डायाफ्राम कहाँ है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है, क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, किससे, थोरेसिक कैविटी से। ओके, अब डायाफ्राम
एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, कौन सी मसल्स है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, कहाँ प्रेजेंट होती है, रिब्स के बीच में होती है, कल मैंने आपको बता दिया था। ये हेल्प करती है इस प्रेशर ग्रेडियंट को डेवलप करने में, यानी प्रेशर का जो डिफरेंस है उसको कोई तो डेवलप करेगा ना बेटा। अगर कोई चीज बड़ी हो जाएगी, लंग्स हमारा बड़ा हो गया, इसका मतलब प्रेशर कम हो गया, जगह ज्यादा हो गई है। लंग्स हमारा छोटा हो गया यानी जगह कम हो गई है, प्रेशर ज्यादा हो गया है। तो कोई तो लंग्स को छोटा या बड़ा करेगा ना बेटा, ऐसे तो लंग्स अपने आप छोटा या बड़ा नहीं हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो कौन है वो जो लंग्स को छोटा और बड़ा करेगा? वो है हमारा डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएट। अब इंस्पिरेशन कैसे होगा? सबसे पहले हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे था ऐसे हो जाएगा, तो ये स्पेस बढ़ गया ना बेटा, थोरेसिक चैम्बर का ये स्पेस बढ़ गया। कैसा था भैया? हमारा तो डोम शेप्ड था लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्शन से स्ट्रेट हो गया। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट हो जाएगा, जिससे जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। कोई भी चीज ऐसे उठी हुई थी, फ्लैट हो गई, नीचे चली गई, तो जो वॉल्यूम है ऐसे, वो वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ गया। इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, ये बेटा याद रखना, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर थोरेसिक चैम्बर का, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर ये वाली जो एक्सिस है, यहाँ ये नीचे चला गया, तो इस वाली एक्सिस पर वो थोरेसिक जो चैम्बर है उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब क्या होगा? एक तो कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट हुई? डायफ्राम। और दूसरा जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी वो होंगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल्स। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो रिब्स है, हमारे जो रिब्स है वो आगे की तरफ हो जाएंगे, ऐसे थे आगे की तरफ हो गए। ठीक है। तो यानी डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नीचे चली गई एंटीरियर पोस्टीरियर, और हमारे रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वो क्या चली गई बेटा? हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो जिससे हमारी जो स्टर्नम है, जो बीच में स्टर्नम है, वो कहाँ हो गई? आगे की साइड बढ़ गई। कहाँ बढ़ गई बेटा? आगे की साइड बढ़ गई। तो एक चीज हमारी क्या है बेटा? ये वाली जो चीज है ये ऐसे फ्लैट हो गई, ये वाली चीज आगे की साइड बढ़ गई, तो जिससे हमारा जो ये एरिया है उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो फॉरवर्ड हो गई, तो जिससे अब कहां से, कौन सा? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, आगे पीछे की तरफ से बढ़ी ना, मैंने बताया था डोर्सल पिछला भाग, वेंट्रल सामने वाला भाग। तो जब हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो डोर्सल वेंट्रल वाला पार्ट है वहां से आगे बढ़ गया। ठीक है। जब हमारे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस वाला पार्ट है वहां से आगे बढ़ गया, तो जिससे क्या हुआ बेटा? जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि लंग्स कहां पर प्रेजेंट है? हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। आई होप आपको अच्छे से ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा। दोबारा से बताती हूँ, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा नीचे की साइड, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, यहां वॉल्यूम बढ़ गया है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिब्स हमारे आगे की साइड आ जाएंगे, स्टर्नम आगे की साइड आ जाएंगे, तो जो डोर्सल वेंट्रल है वहां का वॉल्यूम बढ़ गया है। तो ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया है। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे क्या होगा? बाहर से एयर अंदर की साइड लंग्स में आ जाएगी। समझ आ गया बच्चा? अच्छे से समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, अपने आप लिख दोगे, कुछ रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके। इसको हमने बोला इंस्पिरेशन। अब क्या होगा बेटा? अब इंस्पिरेशन के बाद क्या होगा? एक्सपिरेशन। अब डायाफ्राम वापस से रिलैक्स होगा, डायाफ्राम वापस से रिलैक्स होगा। ओके। और वह अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है। रिलैक्स होगा और अपनी पोजीशन पर क्या होगा बेटा? आ जाएगा। अपनी पोजीशन पर जैसे ही आया तो यानी प्रेशर फिर से कम हो गया, देखो बढ़ गया था, अब यहां पर रिलैक्स होके वापस से अपनी पोजीशन पर आ गया, यानी ये कम हो गया। ठीक है।
अब क्या होगा बेटा, रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम, रिलैक्सेशन डायाफ्राम का होगा और इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो भी हेल्प करेंगी, जो रिब्स है वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएं। उसको कौन हेल्प करेगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो रिब्स अपनी पोजीशन पे चले गए, डायाफ्राम अपनी पोजीशन पे आ गया, वॉल्यूम कम हो गया। थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो जिससे डायफ्राम और स्टर्नम अपनी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ गए। थोरैसिक जो वॉल्यूम है बेटा वो थोरैसिक वॉल्यूम कम हो गया। थोरैसिक वॉल्यूम कम होने का मतलब है जो पल्मोनरी लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है वो भी कम हो गया। तो जिससे क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भीड़ हो जाएगी, एयर का दम घुटेगा, एयर कहेगी मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, लंग्स में मैं नहीं रहना चाहती हूं। तो एयर लंग से बाहर चली जाएगी, सो कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, जिसे हमने बोला एक्सपीरेशन। ओके, अंडरस्टैंड बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कल भी समझाया था, आज भी समझाया, तो अब तो बिल्कुल ब्रेन के सेरिब्रम में घुस जाना चाहिए ये। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताओ, अच्छे से घुसना चाहिए आपके सेरिब्रम में। सो वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द strength of inspiration or expiration with the help of additional muscles in the abdomen। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, आगे पीछे की लाइनें भूल जाते हो, छोड़ देते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में सब इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हम जो इंस्पिरेशन सांस ले, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। योगा में यही सिखाते हैं, रामदेव बाबा क्या सिखाते हैं, यही सिखाते हैं ना बेटा। तो हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मसल्स की जरूरत पड़ेगी। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी इंस्पिरेशन की एज वेल एज एक्सपीरेशन की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। उसके लिए मसल्स की जरूरत पड़ेगी, और ये मसल्स कहाँ पर होती है, एब्डोमेन के अंदर होती है। कहाँ होती है ये मसल्स, एब्डोमेन के अंदर होती हैं। समझ आ गया? On an average, a healthy human breathe 12 to 6 times per minute, 16 times per minute. Okay, the volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer. ठीक है, कितनी एयर हम अंदर ले रहे हैं, कितनी एयर बाहर छोड़ रहे हैं, अगर हमें इसके वॉल्यूम का पता लगाना है तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर, जो हेल्प करता है पल्मोनरी यानी लंग्स के फंक्शन को जांचने के लिए, यानी टेस्ट करने के लिए। अगर हमें क्लिनिकल असेसमेंट करना है लंग्स का, पल्मोनरी फंक्शन का, तो हम किसका यूज करेंगे, स्पायरोमीटर का यूज करेंगे। आई होप बच्चों मैकेनिज्म आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो बेटा बार बार इस वीडियो को देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैकेनिज्म आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने कल और आज दोनों बार मैकेनिज्म ही करवाया है, मैं तब तक करवाती रहूंगी आपको कोई चीज जब तक कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर ना हो जाए। ओके, अब हम करेंगे बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लंग्स के अंदर हम कितनी सांस ले रहे हैं, कितनी सांस छोड़ रहे हैं, उससे कितनी एयर अंदर जा रही है, कितनी एयर बाहर जा रही है। जब हम स्ट्रेंथ लगा के फोर्सफुली सांस लेते हैं तो कितनी एयर अंदर जा रही है, स्ट्रेंथ लगा के फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ते हैं तो कितनी एयर बाहर जा रही है। तो ये सब एयर को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उनका वॉल्यूम को नापेंगे। इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, तो और कैपेसिटी मतलब एयर अंदर जा रही है बाहर आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन लंग्स में कैपेसिटी कितनी है, हम आखिर ले कितनी एयर अंदर सकते हैं, आखिर क्षमता, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी क्षमता कितनी है। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, वो कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो अब हम 1 by 1 रेस्पिरेटरी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कुछ याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सबसे पहले हम आते हैं टाइडल वॉल्यूम पर। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बेटा, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। जब हम आपस में बात कर रहे हैं उस वक्त भी हम ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना सांस रुक गई लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बात करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किचन में काम कर रहे हो, इवन आप स्लीप कर रहे हो, उस वक्त भी आप ब्रीथ कर रहे हो।
जो नॉर्मल ब्रीदिंग है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर आप कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर को अंदर भी ले रहे हो और कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर भी छोड़ रहे हो। तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो अब हम नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उसको कहते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम। अंडरस्टैंड? नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर जो अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर लेते हैं और जो अमाउंट ऑफ एयर हम बाहर छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। बेटा सारी की सारी एयर, ये जनरली 500 ml होता है अप्रॉक्सीमेटली, सारी की सारी एयर लंग्स तक नहीं पहुंचती है, कुछ एयर एल्वोली में ही रह जाती है, वो लगभग 150 ml के करीब तक होती है, उसको कहते हैं हम डेड स्पेस। क्या कहते हैं बेटा? डेड स्पेस। अंडरस्टैंड टाइडल वॉल्यूम कि नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो एयर हम अंदर ले रहे हैं, जो वॉल्यूम ऑफ एयर, और जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम बाहर छोड़ रहे हैं, उसे हमने बोला टाइडल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, अंदर लेना और बाहर छोड़ना ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 500 ml, 500 ml के करीब है। अब क्वेश्चन आता है हेल्दी मैन 1 मिनट के अंदर कितनी एयर अंदर ले सकता है और कितनी एयर बाहर छोड़ सकता है? तो जो हेल्दी मैन है वो 6000 से 8000 ml तक एयर 1 मिनट में अंदर लेता है और 1 मिनट में उतनी ही एयर अप्रॉक्सीमेटली बाहर छोड़ता है। ओके, अब हम करते हैं बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो बेटा मैं आपको बताती हूं। अब देखो ये जैसे कि हमारा लंग्स है, इतनी एयर हम ले सकते हैं, इतनी एयर हमने ली और ये कितनी है? 500 ml। ये हमारी हो गई टाइडल वॉल्यूम। अब मैं ले रही हूं, फोर्सफुली सांस ली मैंने, प्राणायाम कर रही हूं, फोर्सफुली ली। कितनी कैपेसिटी है? फोर्सफुली जब हम इंस्पायर कर रहे हैं तो लगभग हम 2500 ml के करीब, 2500 ml के करीब एयर अंदर ले रहे हैं, तो उसे कहते हैं बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये समझ लो आपका लंग्स है, या फिर स्पायरोमीटर से हम देख रहे हैं, इतनी तो कैपेसिटी है जिसमें हम ले रहे हैं, लेकिन जब हम फोर्सफुली ले रहे हैं तो वो कैपेसिटी बढ़ गई है। तो जब हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर 500 तो ऑलरेडी है, ये तो नॉर्मल में है, लेकिन जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर जा रहा है उसे हमने बोला इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अंडरस्टैंड? नॉर्मल ब्रीदिंग टाइडल वॉल्यूम वो तो हमारा है ही है, लेकिन जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर जा रहा है उसे हमने बोला इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ये लगभग 2500 से लेकर 3000 ml तक होता है। समझ आया? अच्छे से समझ आया बच्चों? दिमाग में घुस गया आपके? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी में अंदर, एक्सपिरेटरी मुझे ध्यान से देखना, बाहर छोड़ रही हूं, दम लगा रही हूं, स्ट्रेंथ लगा रही हूं, ठीक है। नॉर्मल तो बाहर छोड़ रही हूं तो टाइडल, लेकिन अगर दम लगा रही हूं, फोर्स लगा रही हूं और उसमें कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर मैं बाहर छोड़ सकती हूं? 500 ml तो छोड़ ही सकती हूं, लेकिन इसके अलावा कितनी छोड़ सकती हूं अगर मैं दम लगाती हूं? तो वो आपका होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अंडरस्टैंड? So additional volume of air a person can expire by a forcible expiration, उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये लगभग 1000 ml से लेकर 1100 ml तक होता है। अंडरस्टैंड? 1000 ml से लेकर 1100 ml तक होता है। समझ आया बेटा? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल एयर अंदर बाहर छोड़ना, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम फोर्सफुली अंदर एयर लेना, एक्सपिरेटरी फोर्सफुली एयर बाहर छोड़ना। तो उनका जो वॉल्यूम हम मेजर करते हैं वो हमारा होता है टाइडल, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम की। ठीक है, अब बेटा लंग से सारी की सारी एयर तो बाहर नहीं जा रही है, ठीक है। हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल जैसे हमने ये लंग्स में दोबारा बना देती हूँ, नॉर्मल ब्रीदिंग करा, कितनी एयर बाहर गई? 500 ml।
ठीक है, फोर्सफुली ब्रीदिंग करा, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा एयर बाहर चली गई, कितनी, लगभग 1100 ml। उसके बावजूद भी लंग्स में एयर प्रेजेंट है, कोलैप्स नहीं हुआ है लंग्स, सारी की सारी एयर बाहर नहीं चली गई है। ओके, तो रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर ले और चाहे फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर ले, उसके बाद भी लंग्स में कितनी एयर बची हुई है, लंग्स में ये कितनी एयर बची हुई है, उसे हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। अंडरस्टैंड बेटा, अच्छे से समझ में आया? तो रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, उसे हमने बोला रेजिडुअल वॉल्यूम। ये लगभग 1100 ml से 1200 ml तक होती है। देखो बेटा 1600 ml हमने बाहर भी छोड़ दिया है, 1600 ml हमने बाहर भी छोड़ दिया है, उसके बाद भी लंग्स में लगभग 1100 से 1200 ml तक एयर प्रेजेंट है, 1100 से 1200 ml तक एयर प्रेजेंट है, और वो एयर कौन सी है, रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ आया? पढ़ते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन, ये लगभग 1100 ml से 1200 ml तक होती है। ठीक है, बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबाउ वन कैन ड्राइव्स वेरियस पल्मोनरी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पढ़े हैं टाइडल वॉल्यूम, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितने भी हमने वॉल्यूम पढ़े हैं इनको ऐड करेंगे और इनको ऐड करके हम कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है बेटा, समझ आया? वॉल्यूम तो समझ में आ गया, बहुत इजी है, लेकिन अब हम इन वॉल्यूम्स को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी निकालेंगे, हमारे लंग्स की कैपेसिटी। आखिर हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है? तो सबसे पहले हम आते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पर। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बेटा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, देखो मैं बताती हूँ, नॉर्मली कितनी हम एयर अंदर बाहर कर सकते हैं, 500 ml, दैट इज हमारा टाइडल वॉल्यूम। हमने फोर्सफुली अंदर एयरली इंस्पिरेशन किया तो उसको हमने बोला इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो लगभग कितना होता है आपका, 2000 के करीब, 2500 के करीब हो सकता है वो आपका। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगर टाइडल वॉल्यूम इतनी हम तो करते ही हैं, इसके अलावा हम इतनी और कर सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और भी कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ अ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, सांस छोड़ने के बाद कितना हम वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हैं, हमारी क्षमता कितनी है। हम टाइडल वॉल्यूम तो लेते ही लेते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में, और हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन में कितना वॉल्यूम ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। समझ में आया बच्चों, दिमाग में घुसा? ओके, इसके अंदर क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पर। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, नॉर्मल सांस अंदर ली, नॉर्मल ब्रीदिंग आउट करी, तो वो क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम। कितनी और ज्यादा छोड़ सकते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर ऐड कर दो तो वो हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन मैक्सिमम एक्सहेल कर सकता है, मैक्सिमम कितना एक्सहेल कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। इसके अंदर क्या आता है आपका, इसके अंदर आपका टाइडल वॉल्यूम आता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। बिल्कुल इजी बच्चों, अगर हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर दें, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और हम टाइडल के साथ एक्सपिरेटरी को ऐड कर दे तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इजी बच्चों। अब हम करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब आपने रेजिडुअल वॉल्यूम तो पढ़ा था कि रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी एयर, हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद कितनी एयर बची है। ठीक है, लेकिन जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान
नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर बचा है उसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, इसके अंदर हम जोड़ देंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, हमने एक्सपिरेशन कर लिया और उसके बाद ऑल दो रेजिडुअल वॉल्यूम इतना तो पहले से ही प्रेजेंट था ना, लगभग 1100 ml के करीब तो पहले से प्रेजेंट था। तो जब हमने सांस बाहर छोड़ ली, उसके नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लिया, उसके बाद भी और जो एडिशनल वॉल्यूम प्रेजेंट है तो वो, अब देखो बेटा मैं आपको सिंपल समझाती हूँ। देखो मैक्सिमम हमारा, हम यहाँ से सांस लिए, हमारा आया टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ से हमने फोर्सफुली बाहर छोड़ा तो हमारा आया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब वो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, इन दोनों वॉल्यूम को हटा दो, इसके बाद भी कितनी एयर बच रही है वो होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। अब उसने कहा कि नहीं, सिर्फ टाइडल वॉल्यूम को हटाओ, फंक्शनल के लिए टाइडल वॉल्यूम को हटा दिया हमने कि भाई नॉर्मल एक्सपिरेशन में तो टाइडल वॉल्यूम ही जाएगा, उसके बाद कितनी एयर लंग में बची है, तो कितनी एयर बचेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम इतनी एयर तो पहले ही थी, अब हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी नहीं किया तो ये एयर भी बची हुई है लंग्स के अंदर, है ना। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ आया, दिमाग में घुसा। चलो नेक्स्ट, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब फोर्सफुली सांस छोड़ दी, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद हम कितनी सांस अंदर ले सकते हैं, हमारे अंदर कितनी कितनी सांस हम अंदर ले सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो मतलब द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ने के बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड आईआरवी। ठीक है, सब होगा इसके अंदर। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन पर्सन ब्रीद आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। सांस ली, उसके बाद कितना मैक्सिमम हम बाहर छोड़ सकते हैं, सांस छोड़ी कितना मैक्सिमम हम अंदर ले सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी समझ गए, फोर्सफुली सांस ली, उसके बाद कितना हम बाहर फोर्सफुली छोड़ सकते हैं, फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ी कितना फोर्सफुली हम अंदर ले सकते हैं, ये हमारा होता है वाइटल कैपेसिटी। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितनी एयर हमारी बॉडी लंग्स के अंदर है, वो टोटल लंग कैपेसिटी है। फोर्सफुली सांस छोड़ी, उसके बाद कितनी एयर हमारे लंग्स के अंदर है। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। दिस इंक्लूड आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ आया, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद, सांस लेने के बाद सारा कुछ, एक्सपिरेटरी भी अंदर ही था, टीवी भी अंदर ही था, आरवी भी अंदर ही था, आईआरवी भी अंदर ही था। तो फोर्सफुल सांस लेने के बाद हमारी लंग्स के अंदर कितनी सारी एयर है, उसे हमने बोला टोटल लंग कैपेसिटी। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरीके से ये क्लियर हो गए होंगे वॉल्यूम। इनको दोबारा पढ़ना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है, आपके ब्रेन में घुसाने की कोशिश करी है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोग करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैं बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं लेने वाली हूँ आपके, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी आपको यहाँ पर। और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें। तो कल हम मिलेंगे बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़ो और अच्छे से पढ़ो।